बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगर आप लोग बुक से कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपने सबसे पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की है एंड पे लास्ट में जो डेफिनेशन लिखी हुई है, टू को एग्जिस्टिंग अलील्स फॉर ईच स्टेट इन एन इंडिविजुअल सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली एट ईच अदर फ्राम एट मियोसिस। ठीक है, सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्राम ईच अदर एट मियोसिस, ये वाली सबसे पहले लिखनी है। उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट लिखना है। फिर उसके बाद आपने ये इंटरप्रिटेशंस वगैरह वाला जो पैराग्राफ है ये लिखना है ऊपर। ठीक है, अब हम टेस्ट क्रॉस भी आपने कल पढ़ लिया था। ये टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है। इट इज़ अ मेटिंग इन विच इंडिविजुअल शोइंग डोमिनेट फिनोटाइप इज क्रॉस विद इंडिविजुअल शोइंग रिसेसिव फिनोटाइप। ठीक है, तो डोमिनेट फिनोटाइप के दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो होमोजाइगस हो सकती है यानी दोनों जैसे कैपिटल आर होंगे, या फिर हेट्रोजाइगस हो सकती है डोमिनेंट फिनोटाइप। ठीक है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर जैसा कि हाँ जी। तो इसमें ये वाला इसका दिखाया हुआ है केस 1 और केस 2। इसमें केस 1 में हम देख सकते हैं कि ये वाला जो है मेटिंग इन विच इंडिविजुअल शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विद एन इंडिविजुअल शोइंग इट्स रिसेसिव फिनोटाइप। ठीक है, और डोमिनेंट फिनोटाइप की दो केसेस हो सकते हैं, होमोजाइगस भी आर होगा तो भी डोमिनेंट होगा, और अगर कैपिटल आर स्मॉल आर होगा तो भी डोमिनेंट होगा इंडिविजुअल का फिनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप हमें बताया कि फिर अब क्या होगा। केस 1 में जिसमें दोनों कैपिटल आर है, उसका रिंकल्ड के साथ, टू ब्रीडिंग रिंकल्ड के साथ क्रॉस कराया जाए तो 100% जो है इस वाले पहले वाले केस में 100% जो है वो क्या होंगे, टेस्टेड फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल इज होमोजाइगस। अगर 100% ऑफस्प्रिंग में डोमिनेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो हमने डोमिनेंट फिनोटाइप की बात की थी वो ट्रू ब्रीडिंग है। ठीक है, और अगर जो है वो आ जाए हाफ जो है वो डोमिनेंट आए और हाफ रिसेसिव आए, तो इसका मतलब है कि जो टेस्टेड हमारी फिनोटाइप थी वो क्या थी, वो हेट्रोजाइगस थी। अच्छा, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो कि मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये हम लोग पढ़ेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस का हमने कल वाले लेक्चर में जिक्र किया था थोड़ा सा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस जिसपे एक टाइम में एक ट्रेड को या एक खासियत को स्टडी किया जाता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस है जिसमें एट अ टाइम दो करेक्टर्स जो हैं वो स्टडी किए जा सकते हैं, दो ट्रेड्स स्टडी किए जाते हैं। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो इसकी एग्जांपल में, आफ्टर थारोली स्टडिंग ईच ट्रेड सेपरेटली मेंडल डिसाइडेड टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स साइमल्टेनियसली। जब मेंडल ने पहले वाले 7 करेक्टर्स लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़े हैं, उनको सेपरेटली स्टडी करने के बाद मेंडल जो था उसने जो अब ये चेक करना था कि आया दो करेक्टर्स अगर एट अ टाइम स्टडी किए जाए तो उनका क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो दो करेक्टर्स को या दो ट्रेड्स को एट अ टाइम जो स्टडी करने का है वो कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसा कि सीड शेप और सीड कलर, अगर सीड शेप और सीड कलर दोनों को एट अ टाइम एक ही क्रॉस में स्टडी किया जाए तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। सीड शेप जो है वो राउंड भी हो सकती है और रिंकल भी। राउंड जो है वो कैपिटल आर से शो होगी और रिंकल जो है वो स्मॉल आर से शो होगी। सीड शेप की बात हो रही। सीड कलर जो है वो येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी। येलो जो है वो कैपिटल वाई से शो होगा, ग्रीन जो है वो स्मॉल वाई से शो होगा। अब उसने क्रॉस करवाया मेंडल ने, ही क्रॉस जो लिखा है ये ही मेंडल है। ही क्रॉस ट्रू ब्रीडिंग राउंड एंड येलो, यानी ट्रू ब्रीडिंग राउंड वाले प्लांट्स उसने कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाले प्लांट्स का उसने क्रॉस करवाया ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड एंड ग्रीन। स्मॉल आर और स्मॉल वाई के साथ उसने क्रॉस करवाया। ये नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फिगर ये जो आपको दिखाया हुआ है इसमें कैपिटल कैपिटल वाई क्रॉस हो रहा है। स्मॉल आर स्मॉल वाई इनके साथ जो है वो क्रॉस करवाया जा रहा है। तो ऑल F1 डाई हाइब्रिड्स वर राउंड येलो सीडेड ड्यू टू डोमिनेंस की वजह से F1 में जितने भी हैं, एक कैपिटल आर आ जाएगा, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई। जितने भी F1 के जो होंगे जो हैं ये F1 के ये क्या हो जाएंगे, F1 के सारे जो हैं वो राउंड और येलो होंगे डोमिनेंस की वजह से। उसके बाद मेंडल ने सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। F1 के हाइब्रिड्स जो थे उनका आपस में क्रॉस करवाया, तो F2 जो थी प्रोजेनी, जो F2 नस्ल नेक्स्ट जो मेंडल को मिली उसमें
दो पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो कि राउंड और येलो और रिंकल और ग्रीन है, ये तो थे ही। इसके अलावा दो नए कॉम्बिनेशन बने। वो कौन से थे कि राउंड जो कि येलो के साथ था स्टार्ट में, राउंड रिंकल के साथ भी चला गया, सॉरी राउंड ग्रीन के साथ भी चला गया, और रिंकल जो कि ग्रीन के साथ था, रिंकल येलो कलर के जो है वो भी मिले मेडल को F2 में ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, तो क्लियर कट जो रेशो थी वो 9:3:3:1 की रेशो जो थी वो मेडल को मिली F2 में। F2 में जो मेडल को फिनोटिपिक रेशो मिली वो थी 9:3:3:1। तो अपीयरेंस जो थी, जो दो नए ट्रेड जो कि राउंड और ग्रीन, राउंड तो शुरू में क्रॉस जो मेडल ने करवाया था वो राउंड येलो का रिंकल ग्रीन के साथ करवाया था। अब राउंड ग्रीन और रिंकल येलो जो नए दो कॉम्बिनेशन मिले ये शो करते थे, इससे मेडल को ये मेडल ने ये नतीजा निकाला, ये इन्फर्ड किया उसने कि कुछ ना कुछ जो शफलिंग हुई है, ठीक है ना, सम सॉर्ट ऑफ शफलिंग ऑफ अलील्स हैज़ अकर्ड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सम सॉर्ट जो है रीशफलिंग, कुछ ना कुछ रीशफलिंग हुई है अलील्स की। तो इस रीशफलिंग को मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील्स का नाम दिया। ठीक है, उसने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ ही ट्रांसफ़र होगा, ऐसा नहीं है। गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही जाएगा, बल्कि कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, और इसी तरह से स्मॉल आर भी ज़रूरी नहीं कि वो स्मॉल वाई के साथ जाए, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। इंडिपेंडेंट ये थॉट हो सकते हैं, इनके पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है गैमेट्स में जाने की, कैपिटल आर के पास कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के पास जाने की, और स्मॉल आर के पास कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों के पास जाने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसी वजह से 4 टाइप्स के गैमेट्स बने। 4 टाइप्स के जो गैमेट्स हैं वो कौन से हैं? ये जो पुनेट स्क्वायर बना हुआ है, ये जो स्क्वायर बना हुआ है इसमें 4 टाइप के गैमेट्स मेंडल ने शो किए हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, उस ऊपर वाली साइड पे भी, और ये जो टेबल है इसकी ऊपर वाली तरफ भी और नीचे वाली तरफ भी स्टूडेंट्स ये लगा के जब गैमेट्स रख के हम लोग इनका वो क्रॉस बनाएंगे तो ये पता चल जाएगा। जो कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले हैं, ये जो हैं ये क्या होंगे? राउंड और येलो। अब इन सब गैमेट्स की बनने की जो रेशो है वो 1:1:1:1 होगी। ठीक है, चारों टाइप के जो हैं कॉम्बिनेशन जब ये होंगे, ये आपस में फर्टिलाइजेशन इनकी होगी, तो उसके बाद जो F2 की प्रोजनी होगी उसमें 9:3:3:1 रेशो आएगी। तो इस वजह से मेंडल ने अपना लॉ फार्मुलेट किया, जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। व्हेन 2 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ अलील्स आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस, देयर अलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गैमेट्स। यानी जब दो कंट्रास्टिंग ट्रेड, जब दो ट्रेड्स को एक ही क्रॉस में स्टडी किया जाता है तो ज़रूरी नहीं कि वो दोनों ट्रेड्स इकट्ठी ही ट्रांसफ़र हों, वो दोनों ट्रेड्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर असॉर्ट होंगे। यानी उन ट्रेड्स का आपस में कोई एक दूसरे से लिंक नहीं है कि उन्होंने इकट्ठे मिलके ही ट्रांसफ़र होना है। ठीक है, तो चांस जो है प्लांट का राउंड और रिंकल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स चांस ऑफ बीइंग येलो और ग्रीन। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या चीज़ होती है? चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, ये प्रोबेबिलिटी है। अब अगर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब आपको देखा था, मैंने आपको बताया था कि जितने भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस होंगे उसमें कोई भी जो फिनोटाइप है उसकी रेशो 3:1 होती है। यानी अगर टोटल 4 ऑफ स्प्रिंग है तो उसमें जो डोमिनेंट है फिनोटाइप वो हमेशा 3 होगी, और जो रिसेसिव है वो हमेशा 1 होगी, 3/4 होगी, और रिसेसिव जो है वो 1/4 होगी। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहलाता है? क्योंकि हमने डाई हाइब्रिड क्लास में 2 ट्रेड्स को स्टडी किया है, यानी राउंड और रिंकल और येलो और ग्रीन। ये अलग अलग मोनोहाइब्रिड क्लास में इनकी जो रेशो आई थी वो राउंड की 3/4 आई थी, रिंकल की 1/4 आई थी। ठीक है, और येलो की भी येलो चूँकि डोमिनेट है, येलो की 3/4 आई थी, और जो रिंकल है उसकी 1/4 आई थी अलग अलग वाले क्लास में। तो जब अलग अलग वाले क्लास की रेशो को आपस में जो है वो इकट्ठा किया जाएगा तो प्रोडक्ट रूल बनता है। प्रोडक्ट रूल, द रेशो ऑफ ईच जॉइंट फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल फिनोटाइप्स, इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। यानी प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि इंडिपेंडेंट फिनोटिपिक रेशो जो है 3/4 डोमिनेंट की और 1/4 रिसेसिव की, उसको आपस में जब हम लोग
कंबाइन करेंगे दोनों मोनोहाइब्रिड ग्रास की तो भी ये 9:3:3:1 वाली रेशो आ जाएगी। कैसे, इसको हम नेक्स्ट अपने इसमें देख लेते हैं। इवेंट 1 सीड शेप का इवेंट है। सीड शेप में हमें पता है डोमिनेंट जो है वो राउंड है और रिसेसिव जो है वो रिंकल है। तो डोमिनेंट ये देख लेते हैं ज़रा, डोमिनेंट कैसे आ रही है। सीड शेप वाले में राउंड के चांसेस हैं होने के 3/4, फिर दोबारा राउंड के 3/4 उन्होंने लिखे हैं, और रिंकल के 1/4 और रिंकल के 1/4। अब दूसरा इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट जो है वो है सीड कलर का। सीड कलर येलो जो है वो डोमिनेट होता है, ग्रीन रिसेसिव होता है। येलो का अकर होने का चांस जो है वो है 3/4। राउंड येलो हमारे पास जो थे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में राउंड येलो आई है और राउंड के साथ ग्रीन भी आया है। तो ग्रीन का इंडिपेंडेंटली अगर होने का चांस जो है, ग्रीन क्योंकि रिसेसिव है इसलिए इसका इंडिपेंडेंटली अगर होने का चांस 1/4 है। रिंकल जो है और हमारे पास रिंकल येलो भी आया है, ठीक है। रिंकल का इंडिपेंडेंटली अगर होने का चांस जो है वो 1/4 है और येलो का इंडिपेंडेंटली अगर होने का चांस 3/4 है क्योंकि येलो डोमिनेट है। और रिंकल ग्रीन भी हमारे पास एक आया है, तो रिंकल का 1/4 है और ग्रीन का भी 1/4 है। अब ये जो है हमारे जब इनको कंबाइन करेंगे, इन दोनों को इवेंट 1 और इवेंट 2 को आपस में कंबाइन करेंगे तो जो हमारे पास बोथ इवेंट एट अ टाइम होगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। और प्रोडक्ट रूल की रेशो देख लें स्टूडेंट्स, यही होगी 9:3:3:1, 16 हो जाएगा उनके नीचे। यानी राउंड और येलो होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, राउंड 3/4 है, येलो 3/4 है। तो 3 × 3 जो है वो 9 हो गया, 4 × 4 16 हो गया। ये प्रोडक्ट रूल बन गया, ठीक है। अब राउंड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3:1 3 रहता है, ठीक है। और 4:4 16 हो गया, 3/16। तो राउंड ग्रीन जो है वो 16 में से 3 होंगे। अब रिंकल येलो जो है वो कितनी प्रोबेबिलिटी है उनकी, 1/4 और 3/4। 3 जो है वो 3 रह जाएगा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16। इसी तरह से रिंकल ग्रीन की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये दोनों जो थी वो रिसेसिव थी, तो रिंकल 1/4, ग्रीन भी 1/4। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, 4 को 4 से करेंगे तो 16। तो टोटल 16 प्लांट में से 9 जो है वो राउंड येलो होंगे और 3 जो है वो राउंड ग्रीन होंगे, 3 जो है वो रिंकल येलो होंगे और 1 जो है वो रिंकल ग्रीन होगा। तो ये है प्रोडक्ट रूल, इस टेबल में प्रोडक्ट रूल जो है वो लिखा हुआ है। अब जीन लिंकेज, इस नीचे वाले पैराग्राफ की आप लोगों ने जीन लिंकेज की हेडिंग दे लेनी है। मेंडल ने ये तो बता दिया था, मेंडल को अपने टाइम पे क्रोमोसोम्स का कोई आइडिया नहीं था और ना ही लिंक्ड जीन्स का आइडिया था। लिंक्ड जीन्स ऐसी जीन्स होती हैं जो एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद होती है, ठीक है। तो ऐसी जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद होती हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होगी, लेकिन ये उस टाइम पे मेंडल को पता नहीं था, पर अब आज के टाइम पे हमें इस चीज़ का पता है, ठीक है। तो मेंडल इस हवाले से भी लकी था कि उसने जितने भी ट्रेड स्टडी किए थे वो सारे के सारे डिफरेंट मौजूद थे, ठीक है स्टूडेंट्स। वो डिफरेंट उस पर मौजूद थे, क्रोमोसोम्स पे मौजूद थे, ठीक है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे मौजूद थे, सेम क्रोमोसोम पे मौजूद नहीं थे। तो इस वजह से वो करेक्टर्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए थे। अगर मेंडल को उस टाइम में जीन लिंकेज वगैरह का कुछ आइडिया होता तो वो अपनी मतलब इसमें कुछ ना कुछ मज़ीद एडिशन ज़रूर करता। अच्छा, अब जो है मेंडल प्रेजेंटेड हिज फाइंडिंग्स टू बर्न सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस इन 1865। मेंडल ने जो है 54 से लेकर 65 तक 11 साल तक अपना रिसर्च की थी और 65 में उसने बर्न सोसाइटी जो नेचुरल साइंसेस की है उसमें अपना वर्क पेश किया था, अपनी पब्लिकेशन पेश की थी। 1866 में उसका वर्क पब्लिश हुआ था, लेकिन मेंडल का जो वर्क, मेंडल ने ये जो लॉज दोनों पेश किए हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन्होंने क्लासिकल जेनेटिक्स की जो है वो क्या कहते हैं फाउंडेशन क्रिएट की है। 34 ईयर तक मेंडल का वर्क जो है वो निगलेक्टेड रहा था। 1900 में 16 ईयर्स आफ्टर मेंडल की डेथ के 16 साल बाद जो था उसके वर्क को 3 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया था, कॉरेंस, डीवेरिस और शर्मैक, ठीक है। शर्मैक जो थे इन्होंने इंडिपेंडेंटली मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था। ये दोनों लॉज हो गए, कंप्लीट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये आपकी की बुक है कोई, इसमें भी प्रॉपरली तरतीब से लिखा हुआ है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन,
फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दी हुई है। एक्सप्लेनेशन की जगह आप एक्सपेरिमेंट भी लिख सकते हैं, और एक्सपेरिमेंट में वो सारा जो है बाकी क्रॉसेस भी बनाने हैं, ये सारा कुछ भी बनाना है। फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन आप उस वाली लाइन को लिख सकते हैं जिसमें F2 में मेंडल को जो थे वो 9:3:3 जिसमें बताया हुआ है कि मेंडल को 2 पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिले जो कि राउंड और येलो थे, और रिंकल और ग्रीन। इसके अलावा राउंड और ग्रीन और रिंकल और येलो कॉम्बिनेशन भी मेंडल को मिले, जो कि 2 न्यू रिकॉम्बिनेशन थे, जिससे मेंडल ने ये इंटरप्रेट किया, ये नतीजा निकाला कि सम सॉर्ट ऑफ रीशफलिंग ऑफ एलील्स हैज़ बीन अकर्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप उसमें इंटरप्रेट कर सकते हो, इंटरप्रिटेशन में लिख सकते हो। फिर प्रोबेबिलिटी वाले रूल को, प्रोडक्ट रूल को आपने बताना है, उसमें ये टेबल वगैरह तक बनाना है। फिर लास्ट वाला जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है वो लिंकेज का है। लिंकेज के बाद जो है वो अगर आप लोगों के पास, किसी के पास ये वाले पेजेस नहीं है जो मैंने शेयर किए हैं, किसी के पास ये बुक नहीं है, तो आप लोग इसको पॉज करके यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, हेडिंग के साथ प्रॉपर लिखा हुआ है इसमें, या अपनी बुक वाला याद कर लें तो भी सही है। अब एक्टिविटी जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल हैव मेलानिन पिगमेंट इन देयर स्किन, आइज एंड हेयर्स। एल्बिनो टोटली लैक दिस पिगमेंट। एल्बिनो जो होते हैं वो बिल्कुल जो वाइट वाइट से होते हैं, अक्सर इंडिविजुअल्स आपने देखे होंगे, उनके बाल भी वाइट होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर बॉडी वाइट होती है, तो उनके अंदर मेलानिन पिगमेंट नहीं होता, इस वजह से वो एल्बिनो होते हैं। एल्बिनिज्म एक रिसेसिव ट्रेट है। अगर 2 नॉर्मल इंडिविजुअल के पेरेंट्स होंगे तो क्या चांस होगा कि जो उनका ऑफस्प्रिंग है वो एल्बिनो होगा। 25% चांस होगा नॉर्मल की जो है कैपिटल ए है, एल्बिनो वाले की स्मॉल ए है। ठीक है, सिंबल। अब नॉर्मल कैपिटल ए स्मॉल ए, क्योंकि एल्बिनो एक रिसेसिव ट्रेट है तो इसलिए रिसेसिव ऑफस्प्रिंग होने के कितने % चांसेस है। अगर दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस होंगे तो जो है वो उनकी ऑफस्प्रिंग होने का चांस एल्बिनो का 25% होगा। ये यहाँ पे बना हुआ है इसमें, तो इसको भी आप पास करके ये एक्टिविटी नोट कर लें, इसका आंसर। ठीक है ना, नॉर्मल और नॉर्मल दोनों पेरेंट्स के आपस में क्रॉस अगर हो रहा है तो उनका ये टेबल बना हुआ है, कैपिटल ए ये गैमेट्स हैं, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए ये भी गैमेट्स हैं। तो इनका जब क्रॉस होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए ये जो हैं 73:1 की रेशो है ये। ठीक है ना, यानी 1 जो है वो 25% चांस हैं कि इनका जो है ऑफस्प्रिंग वो एल्बिनो होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लेक्चर में डोमिनेंस रिलेशंस पढ़ेंगे। मैंने आज आपको बुक से इसीलिए दिखा दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये दोनों इंपॉर्टेंट लॉज हैं, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये अच्छी तरह से तैयार कर लेने आप लोग।